हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है द डियरेस्ट इंट्रूडर। अगर आप रोमांस, मेलो ड्रामा और लव ट्रायंगल लव स्टोरी के दीवाने हैं तो आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से मैं आपको इस ड्रामा की थोड़ी मोड़ी स्टोरी लाइन बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये ड्रामा किस स्टोरी पर बेस है। ये कहानी 3 ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमारी फीमेल लीड जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का हमारी फीमेल लीड की दोस्त से प्यार करता था। उसकी दोस्त भी उस लड़के को बहुत ही पसंद करती थी। लेकिन आखिरकार इन तीनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो हमारे मेल लीड की शादी हमारी फीमेल लीड से हो गई, जिससे वो प्यार नहीं करता था, ना ही उसे पसंद करता था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आगे जिया यान और साओ को एक साथ रखने की कोशिश करती है और जिया को क्या पता वो अपने हाथ से ही अपना सुहाग उजाड़ रही होती है। इधर यान और साओ एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और उन दोनों की फीलिंग्स फिर से एक दूसरे के लिए जागने लगती है। दूसरी तरफ जिया उन सारे लोगों को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग यान के बिजनेस में प्रॉब्लम खड़ी ना करे, पर वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। पर जिया हार नहीं मानती। इधर साओ यान से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है 10 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम पर मेरा हक नहीं है और मुझे ये भी लगा कि मेरे जाने के बाद तुम जिया को प्यार करने लगोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल के अंदर में मैं तुम्हें भूल नहीं पाई और ना ही तुम मुझे भूल पाए। मेरा वो फैसला गलत था जिसका पछतावा आज तक मुझे है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं कोई भी पछतावे के साथ ना जीऊं। और साओ यान के सामने अपने दिल की सारी बातें कर देती है तो यान का दिल भी साओ की तरफ पिघलने लगता है। यान और साओ घर आते हैं कि तभी उधर से जिया आती है और उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है और वो उन दोनों की तरफ जा ही रही होती है कि तभी जिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जिया एक सुई ले रही होती है बच्चा कंसीव करने के लिए। तो यान इस बात पर जिया को डांटता है और कहता है अब से तुम ये सुई नहीं लोगी। तो जिया कहती है अगर मैंने वो सुई नहीं ली तो मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी और मुझे बच्चे चाहिए, और वैसे भी मैंने आधा ट्रीटमेंट तो ले ही लिया है, अब कुछ ही ट्रीटमेंट बचा है, प्लीज मुझे मना मत करो। तो यान उसे कुछ भी नहीं कहता पर साओ को बहुत ही बुरा लगता है जिया के लिए। आगे वो लोग जिया को घर लेकर जाते हैं तो यान जिया की ऐसी हालत देखकर टेंशन में आ जाता है और उसे भी बहुत अफसोस होता है जिया को ऐसे देखकर। आगे साओ को पता चलता है कि उसके पापा मरने वाले हैं और उसकी माँ उसके पापा को देखने के लिए गई पर उसके पापा की वाइफ ने उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया। तो साओ यान के साथ सीधा हॉस्पिटल जाती है तो उसकी माँ का बहुत ही बुरा हाल होता है। तो साओ अपनी माँ को संभालती है कि तब वहाँ पर उसके पापा की वाइफ आती है तो जिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसकी माँ को उसके पापा से मिलने दे, पर वो उन दोनों को मिलने नहीं देती और कहती है जितना दुख मैंने सहा है अब तुम लोग भी सहोगे। अब मैं तुम दोनों को उनकी शकल तक देखने नहीं दूंगी, जितना मैं उनके लिए तड़पी हूँ उसी तरह तुम लोग भी तड़पोगे। तो जिया कहती है अगर आप मेरी माँ को मिलने नहीं देना चाहती कम से कम मुझे तो पापा से मिलने दीजिए, मैं उनकी बेटी हूँ। तो उसके पापा की वाइफ कहती है इसका क्या सबूत है कि तुम उनकी बेटी हो, तुम एक रखेल की बेटी हो, इसलिए उनकी बेटी कहना अपने आप को बंद करो। और साओ के पापा की वाइफ उन दोनों की खूब इंसल्ट करती है और उन्हें वहीं पर रोता बिलखता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है। तो साओ अपनी माँ को संभालती है तो यान को उन लोगों की हालत देखी नहीं जाती। आगे साओ के पापा की मौत हो जाती है और साओ अपने पापा की शकल भी नहीं देख पाती तो बेचारी पूरी तरह गम में डूब जाती है। तो जिया को साओ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो उसे पैम्पर करने की कोशिश करती है। आगे साओ बिना बताए वहां से चली जाती है। जब जिया को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो यान को भी इस बारे में बताती है। तो यान जैसे ये सुनता है कि साओ फिर से गायब हो गई है तो वो पूरी तरह बौखला जाता है और वो हर जगह साओ को ढूंढता है। तो यान की मेहनत रंग लाती है और उसे साओ मिल जाता है। तो यान सीधा साओ के पास जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। तुम पिछली बार मुझे इसी तरह छोड़कर चली गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर यान साओ के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इधर जिया बहुत ही टेंशन में होती है कि साओ कहाँ चली गई, उसे कुछ हो तो नहीं गया, पर उसे क्या पता उसका पति उसी की दोस्त को उसकी सौतन बनाने की तैयारी कर रहा है। मुझे यान और साओ की समझ में नहीं आती। अगर वो 10 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे तो उन दोनों को जिया को बता देना चाहिए था। अगर जिया जानती कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो वो खुद ही उन दोनों के बीच से हट जाती, पर इस तरह उन दोनों का कोई हक नहीं बनता कि वो लोग जिया की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेले। बेचारी जिया ने अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं किया पर उसका पति उसके ही पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रहा है। पर कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है और इस यान कुत्ते का भी दिन आएगा जब इसे पता चलेगा कि इसने क्या कीमती चीज खोई है। जब इसके पास वो कीमती चीज थी उसने उसकी कदर नहीं की, लेकिन जब वो उसे खो देगा तब उसे पता चलेगा।
आगे जिया के देवर रेन की एंट्री होती है, जो वो पढ़ाई के सिलसिले में जिया के पास रहने के लिए आया हुआ होता है। तो रेन जिया से पूछता है, अगर मैं यहाँ आपके साथ रहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो जिया कहती है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि तुम हमारे साथ रहोगे। तो रेन कहता है, आपको तो अच्छा लगेगा पर आपके पति को शायद अच्छा ना लगे। तो जिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेकार की बातें सोचना बंद कर दो, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो रेन फ्रेश होने के लिए चला जाता है कि तभी जिया देखती है कि रेन के सारे कपड़े गंदे हैं। तो जिया उन सारे कपड़ों को धो देती है और उन्हें सुखाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और अपनी भाभी से वो बाल्टी छीन लेता है और कहता है, आपको किसने कहा मेरे कपड़े धोने के लिए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो जिया कहती है, जब तुम बच्चे थे तब भी मैं ही तुम्हारा ये सारा काम करती थी और मैंने तुम्हारा सब कुछ देखा है, इसलिए मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे का काम करते हुए कभी भी नहीं थकती। आगे साउसी भी घर आ जाती है। तो जिया साउसी को देखकर बहुत ही खुश होती है और जिया साउसी से पूछती है, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। तो साउसी कहती है, मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ और वैसे भी यान ने मुझे अपनी ऑफिस में काम दिया है तो मैं उसी के साथ मिलकर काम करूंगी। तो जिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि तभी यान की नजर रेन पर पड़ती है। तो वो रेन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? तो रेन यान से अच्छे से बात नहीं करता तो यान को भी गुस्सा आ जाता है। तो जिया उन दोनों के गुस्से को शांत करती है। रेन को यान से इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि उन दोनों के पापा के मरने के बाद यान ने कभी भी रेन की देखभाल नहीं की और ना ही वो उससे कभी भी मिलने गया था। बस जिया ही थी जिसने रेन का ख्याल रखा और उसे हमेशा सपोर्ट किया। आगे यान रेन को कहता है, तुम यहाँ पर कैसे रहोगे, यहाँ पर तो एक भी कमरा खाली नहीं है। तो रेन कहता है, बेबी रूम तो खाली है ना, वैसे भी आप दोनों का कोई बच्चा नहीं है तो मैं उसी रूम में रह लूंगा। तो यान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो जिया उसे शांत करती है और रेन को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे साउसी और जिया साथ में सोते हैं। तो साउसी जिया को कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? तो जिया कहती है, हाँ कहो ना। तो साउसी कहती है, अगर लाइफ में मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर दिया हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। तो जिया कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने क्या गलत किया है? तो साउसी कहती है, फ्यूचर में कभी भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पराया मत करना और हम दोनों की दोस्ती को इसी तरह बरकरार रखना। तो जिया कहती है, ठीक है, अगर फ्यूचर में तुमसे कोई भी गलती हो जाएगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिया साउसी को ये बात कह तो देती है पर उसे क्या पता साउ उसके ही पति को चुराने के फिराक में है और एक औरत कभी भी उस औरत को माफ नहीं कर सकती जिस औरत ने उसके हंसते खेलते घर को उजाड़ा होता है और उसके पति को भी उससे छीना होता है। अगले सुबह जिया अपने देवर को उठाती है और कहती है, मुंह हाथ धो लो, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। पर रेन उठने से मना कर देता है। तो जिया उसे जबरदस्ती उठाती है। तो रेन कहता है, भाभी हमेशा आप मेरे साथ जबरदस्ती ही क्यों करती हो, आपको जो मन करता है आप मुझसे वो करवा लेती हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो जिया इस बात पर हंसने लगती है। तो रेन कहता है, भाभी इस बुढ़िया लुक से बाहर आओ, कहीं भैया आपसे बोर होकर आपको ना छोड़ दे, अगर आप इसी तरह बुढ़िया लुक में रहती रही तो कोई भी आपसे उब जाएगा, इसलिए खुद को बदलो और स्टाइलिश रहो। तो जिया कहती है, मैं इसी तरह में खुश हूँ और तुम्हारे भैया मुझसे कभी भी बोर नहीं होंगे, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो और जल्दी से नहा धोकर खाने पर आओ, समझे? इधर यान और साउसी साथ में मिलकर काम करने लगते हैं और साउसी यान के करीब जाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो सन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि साउसी हमेशा उसके काम में टांग अड़ाती रहती है और सन को यही सब अच्छा नहीं लगता। तो सन साउ को उल्टा जवाब देता है। तो यान को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो सन को धमकी दे देता है कि अगर उसने फिर से साउ से बदतमीजी से बात की तो वो यहाँ से जा सकता है। और यान सन को साउसी के अंडर काम करने को भी कहता है। तो बेचारा सन यान की बात मान लेता है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं होती और बेचारा खुद के पेट पर लात भी तो नहीं मार सकता, तो इसलिए उसे साउ के अंडर ही काम करना पड़ता है। तो सन मैगी से साउ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार साउ और यान के बीच क्या चल रहा है, उन दोनों का क्या रिश्ता है जो यान इतना साउ के लिए फेवर करता है। तो मैगी कहती है, मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, बस मुझे इतना पता है कि वो दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। कि तभी वहाँ पर साउ आ जाती है और सन को कहती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना ही है तो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, इधर उधर मुँह मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और साउ सी उल्टा सन को ही खड़ी खोटी सुनाकर है। तो सन कहता है, अगर तुम यान सर की फेवरेट हो या तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा हो, लेकिन तुम ये याद रखना कि यान सर की वाइफ जिया है और तुम जैसी आई गई लड़की कुछ दिनों के लिए ही यान सर का मन बहला सकती है और उनका सोना बाबू बन सकती है, लेकिन यान सर की वाइफ तो जिया ही कहलाएगी। तुम जैसी लड़की सिर्फ यान सर का दिल बहला सकती है, उनकी वाइफ नहीं बन सकती। तो साउ को जिया का नाम सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सन को कहती है, अब से तुम यान के सामने मुझे पाओगे क्योंकि अब से यान पर सिर्फ मेरा हक है
अब से यान का साथ सिर्फ मैं निभाऊंगी, कोई और नहीं। और साओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर जिया खाना लेकर जा रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और जिस गाड़ी से जिया का एक्सीडेंट हुआ होता है वो बंदा इस ड्रामा का सेकेंड मेन लीड जैन होता है और वो पैसे से एक लॉयर होता है। तो जैन जिया को कहता है तुम ठीक हो ना। तो जिया उल्टा जैन पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा सारा खाना गिर गया, क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की अकल नहीं है। और उल्टा जिया जैन पर ही भड़कने लगती है। तो जैन कहता है गलती तुम्हारी है और सुना तुम मुझे रही हो, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम रॉन्ग साइड से चल रही थी, मैं तो अच्छे से ही जा रहा था। अगर मैं अपने कार का डैशबोर्ड चेक करूं तो इसमें गलती तुम्हारी निकलेगी ना कि मेरी, इसलिए मुझ पर ब्लेम ठोकना बंद करो। ये लो मेरा कार्ड और मेरे गाड़ी का हर जाना भर देना। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया को जैसे ही पता चलता है कि जैन एक लॉयर है, बेचारी की तो हवा ही टाइट हो जाती है। आगे जिया यान को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है। तो यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो साओ के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बिजी रहता है। आगे जैन यान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। तो साओ जैसे ही जैन को देखती है तो वो सीधा जैन के गले जाकर मिल जाती है। तो यान को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो साओ जैन को यान से मिलाती है क्योंकि साओ ने ही जैन को एब्रोड से यहाँ पर बुलाया होता है यान के कंपनी के लीगल मैटर को हैंडल करने के लिए। इधर सन जिया के पास जाता है और उसे जाकर हिंट देता है कि यान का कोई चक्कर चल रहा है। तो जिया जैसे ये सब सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और उसे डर भी लगने लगता है कि कहीं सन सच तो नहीं कह रहा। आगे यान जैन का इंटरव्यू लेता है और उसे एक टास्क देता है और कहता है अगर तुम इस टास्क में पूरा उतर गए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख लूंगा, अगर नहीं उतरे तो उसके आगे क्या होगा तुम जानते ही हो। तो जैन कहता है तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। तो यान कहता है कंपनी मेरी है और इसमें किसी भी एम्प्लॉय को रखने के लिए मुझे उसका टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो जैन कहता है मैं अपने काम में पूरा खरा उतरूंगा। आगे जैन साओ को कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, क्योंकि तुम अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाई हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा 10 साल पुराना प्यार अभी भी वैसा ही है, वो तुमसे वैसा ही प्यार करता है। मुझे नहीं लगता, मुझे उसे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह बदल गया है। क्या तुम्हें उस इंसान पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा? मेरी बात मानो, प्लीज इन सब झमेले में मत पड़ो। तो साओ कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं पछतावे से नहीं मरना चाहती। अगर मुझे बाद में पछताना ही है तो मैं उसे करके पछताऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि यान मुझसे अभी भी प्यार करता है और मैं भी यान से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ही जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है। तो जैन साओ को समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस राह पर चल रही है उस राह पर बहुत ही कांटे बिछे हुए हैं और उसे बाद में जाकर बहुत ही तकलीफ होने वाली है। पर साओ जैन की एक भी नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती है। इधर जिया साओ से अपने दिल की बातें करती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है कि यान का बाहर में कोई चक्कर चल रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया है। तो साओ जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। जिया जिस लड़की से पूछ रही होती है कि उसके पति का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, वो लड़की तो उसके सामने ही होती है पर उसके आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी होती है, जिस वजह से वो अपनी प्यारी दोस्त का असली चेहरा नहीं देख पाती। या को ये बात खाई जा रही होती है कि कहीं यान का बाहर कोई अफेयर तो नहीं चल रहा और बेचारी इसी बात को लेकर टेंशन में रहती है और वो इस बात को मई के साथ शेयर करती है। तो मई कहती है वैसे तुम्हारे पति का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो उसके लक्षण को देखकर लगता है कि उसका बाहर में कोई ना कोई अफेयर जरूर चल रहा होगा। वैसे भी वो तुम्हारे साथ सोता नहीं और रात को देर से भी आता है और दूसरी तरफ से सोचा जाए तो तुम्हारा पति एक नंबर का खड़ूस है और उस जैसे इंसान को कौन डेट करेगा। तो जिया ये सब सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाती है। आगे यान पूरी तैयारी कर लेता है जिया को डाइवोर्स देने की और वो जैन से अपने डाइवोर्स पेपर की एग्रीमेंट भी बनवा लेता है। तो जैन यान से पूछता है क्या सच में तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम साउ से प्यार करते हो? तो जैन कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि साउ और मेरा एक साथ रहना एक गलती है और तुम साउ को ये गलती करने से रोकना चाहते हो। लेकिन तुम याद रखना मैं और साउ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। तो जैन कहता है तुम्हें जब पहले से ही पता है कि मेरा इस ऑफिस में आने का क्या मोटिव है तो तुम याद रखना कि मैं साउ का पीछा नहीं छोड़ूंगा और मुझे पता है कि साउ गलती कर रही है तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा उसे इस गलती को रोकने के लिए। आगे यान अपनी कंपनी की सारी अथॉरिटी जैन को दे देता है। तो जैन कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अगर मैं तुम्हारी अथॉरिटी का मिसयूज करूं तब तुम क्या करोगे? तो यान कहता है मुझे तुम्हारी काबिलियत पता है और मुझे पता है कि तुम मेरी कंपनी को कहां से कहां ले जा सकते हो, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपना काम बखूबी करोगे।
और यान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जैन उन लोगों के घर डिनर करने के लिए आता है। तो जिया जैसे ही जैन को देखती है तो उसे लगता है कि जैन उसके घर उसके एक्सीडेंट के पैसे मांगने आया है। तो जिया सीधा जैन पर भड़कने लगती है कि तभी वहाँ पर यान और साओ आ जाते हैं और जिया को बताते हैं कि ये जैन है और ये मेरा यूएस वाला फ्रेंड है जो अभी जैन की कंपनी में काम कर रहा है। तो जिया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जिया जैन का अच्छे से वेलकम करती है। तो जैन यान को चिढ़ाने के लिए साओ से चिपक कर बातें करता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। तो यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साओ भी ये सब नोटिस कर रही होती है। तो वो जैन को आंखें भी दिखाती है पर जैन पर उसका कोई असर नहीं होता। इधर जिया ये सब नोटिस करती है तो वो जैन से पूछती है कि वो साओ को कब से जानता है। तो जैन सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि वो साओ से प्यार करता है और वो 7 साल से साओ को मनाने की कोशिश कर रहा है पर साओ उसे चांस देने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही उसके प्यार को एक्सेप्ट करने की। तो जिया ये सब सुनकर तो और हैरान होती है पर उसे अच्छा भी लगता है कि कोई लड़का है जो साओ से प्यार करता है। आगे यान जैन के इस हरकत को देखकर पूरी तरह पगला जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जैन भी वहाँ से जाने लगता है। तो जिया कहती है कम से कम तुम तो फ्रूट खाकर जाओ, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। तो जैन रुक जाता है। आगे जिया जैन से माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे उस एक्सीडेंट के लिए माफ कर दो, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। तो जैन कहता है कोई बात नहीं। अगले दिन जैन उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और आगे की स्टोरी वहीं से दिखाई जाती है जो हमने पहले पार्ट में देखा था। यान से जो ऑफिस में अपने डाइवोर्स पेपर को देख रहा होता है और उसने अपने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दी होती है, बस उसे अपनी वाइफ की साइन की जरूरत होती है और वो उस पेपर को लेकर अपनी वाइफ के पास जा रहा होता है कि तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर यान की गर्लफ्रेंड साओ जो वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है और साओ अपने स्टाफ को बता रही होती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाला है, उसके बाद वो दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे, उसके बाद वो इस ड्रेस को खरीद लेगी। इधर हमारी यहाँ ज्वेलरी शॉप में अपना एक लॉकेट ठीक करवाने के लिए गई होती है जो कि टूट गया होता है। तभी उसकी नजर यान पर पड़ती है क्योंकि यान भी उसी ज्वेलरी शॉप में आया होता है रिंग लेने के लिए, पर जिया को ये बात पता नहीं होती। तो जिया यान का पीछा करती है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके, पर यान जिया को नहीं देखता कि तभी उधर से साओ आती है। तो यान साओ को देखकर स्माइल करता है और उसे अंगूठी दिखाता है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और यान के सर पर बंदूक रख देता है और उसे वो रिंग देने को कहता है और इसी छीना झपटी में यान के सर पर वो बंदा गोली मारकर भाग जाता है। तो जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साओ भी अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिया को ये बात नहीं पता होती कि उसका पति जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड साओ है जो अपने ही दोस्त का घर बर्बाद करने चली है। आगे जिया और साओ दोनों ही यान के पास जाते हैं और यान की ऐसी हालत देखकर दोनों खूब रोते हैं। आगे यान को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। इधर साओ और जिया दोनों खुद को नहीं संभाल पाते। जिया तो पूरी तरह टूट ही जाती है तो साओ से संभालने की कोशिश करती है, पर बेचारी खुद को नहीं संभाल पाती तो वो जिया को क्या संभालेगी कि तभी वहाँ पर मई आ जाती है और वो जिया को संभालती है और साओ वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर वो खूब रोती है यान को लेकर। आगे यान का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि यान कोमा में जा चुका है और वो कब होश में आएगा वो कुछ भी नहीं कह सकते। तो जिया और साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाते हैं, पर जिया हार नहीं मानती और वो यान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। इधर साओ का भी यही हाल होता है, उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता तो सारे वर्कर साओ पर ही भड़कने लगते हैं। तो जैन को ये सब देखा नहीं जाता और वो साओ को साइड में ले जाकर कहता है तुम कब तक इस देवदास मोड में रहने वाली हो, तुम्हें भी पता है कि यान को कब होश आएगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और डॉक्टर का मानना है यान के सर में गोली लगी है, उसका बच पाना ही एक चमत्कार है, लेकिन उसके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है। जब डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी है तो फिर तुम किस उम्मीद पर जी रही हो? प्लीज ये सब छोड़ो और अपने आप को संभालो क्योंकि तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। प्लीज अब तो यान का पीछा छोड़ दो, भगवान भी नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ हो, तो फिर क्यों तुम यान का पीछा कर रही हो? तो साओ कहती है मैं यान से प्यार करती हूँ, चाहे यान जिस भी हालत में हो मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो जैन साओ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर साओ के आंखों पर तो प्यार की पट्टी पड़ी होती है जिस वजह से वो जैन की एक बात भी नहीं सुनती और अपने जिद पर ही अड़ी रहती है। आगे जिया यान की बहुत ही देखभाल करती है और उसे होश में लाने के लिए उससे ढेर सारी बातें करती है, पर यान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो जिया ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और यान को पकड़कर खूब रोती है।
इधर सन भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता और वो यान की कंपनी को हड़पने का प्लान बनाता है, पर साओ और जेन सन के इस प्लान को पूरी तरह भांप लेते हैं और वो सन की एक भी चलने नहीं देते। पर सन हार नहीं मानता और वो नए नए पैतरे आजमाता है उन लोगों को परेशान करने का। आगे जिया को पता चलता है कि रेन ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है, तो जिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेन को ढूंढने के लिए जाती है। तो रेन जैसे ही जिया को देखता है, उसे देखते ही वो भागने लगता है, तो जिया रेन का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे भागती है। आगे जिया रेन से पूछती है कि तुमने स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों किया, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो रेन कहता है मैं अब नहीं पढ़ना चाहता, मैं बस पैसे कमाना चाहता हूँ। तो जिया कहती है आखिरकार तुम्हें पैसे क्यों कमाने हैं। तो रेन कहता है आपको क्या लगता है कि भाई कब तक होश में आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी होश में आएंगे, और डॉक्टरों का भी तो यही मानना है कि भाई के होश में आने का चांस बहुत ही कम है। अगर भाई होश में नहीं आएंगे तो उनकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और भाई का मेडिकल बिल आप अकेली तो चुकता नहीं कर पाएंगी, उसके लिए तो हमें कमाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो जिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेन को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं घर बेच दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ का समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम्हारे भाई ने भी पास्ट में ऐसी गलती करने की सोची थी जब तुम्हारे पापा गुजर गए थे, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया था, तो तुम्हें भी मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ से समझौता करने नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और बाकी का मामला मैं खुद सलटा लूंगी। हम एक परिवार हैं और परिवार में तो दुख सुख आते ही रहते हैं, वो हम साथ मिलकर सह लेंगे, लेकिन मैं इन सब की वजह से तुम्हारे करियर का समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो यान अपनी भाभी की एक भी नहीं सुनता, उल्टा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी जिया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। इधर साओ भी यान से मिलने के लिए आती है और यान की ऐसी हालत देखकर बेचारी का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है और वो इसी वजह से जाकर बार में खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर जैन आता है और उसे कहता है ड्रिंक करना बंद करो, पर साओ उसकी एक भी नहीं सुनती। तो जैन भी उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। आगे जैन साओ को समझाने की कोशिश करता है कि वो यान का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अब यान के पीछे भागना बेमतलब है, और अगर तुम्हें यान और जिया की फिक्र हो रही है कि वो अपनी लाइफ आगे कैसे गुजारेंगे तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और जैन साओ के सामने एक डील रखता है और कहता है तुम मेरे साथ यूएस वापस चलो, वहाँ पर जाकर हम दोनों एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे और तुम यान और जिया की फिक्र मत करो, मैं यान और जिया के दोनों के ही खर्चे का बहुत ही अच्छा इंतजाम करके जाऊंगा ताकि फ्यूचर में उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो साओ कहती है तुम मेरे प्यार को खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम याद रखना चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैंने अपने हिस्से का प्यार यान से किया है और उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो बेचारे जैन का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल टूट जाता है। आगे साओ जैन को कहती है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम यूएस वापस क्यों नहीं चले जाते। तो जैन कहता है जिस तरह तुम यान का पीछा नहीं छोड़ सकती उसी तरह मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिस तरह तुम यान से प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ में छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो साओ कहती है मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा, लेकिन थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। आगे साओ नशे की हालत में घर आती है तो जिया साओ की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है कि तभी साओ की नजर उसी शर्ट पर पड़ती है जो याओ ने एक्सीडेंट वाले दिन पहना था। तो जिया ये सब देखकर और इमोशनल हो जाती है और जिया को पकड़कर खूब रोने लगती है। तो जिया को लगता है साओ भी यान से उतना ही प्यार करती है जितना वो यान से प्यार करती है, पर उसका प्यार एक दोस्ती वाला प्यार है। आगे साओ हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि रेन यान के पास सोया हुआ है और उसने यान की बहुत ही देखभाल की है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। तो वो रेन को कहती है अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो रेन वहाँ से चला जाता है। आगे जिया यान की देखभाल करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब जिया उठती है तो वो देखती है कि यान को होश आ चुका है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और उसका चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यान तो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी मेमोरी पूरी तरह जा चुकी है, उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। अब वो एक कोरा कागज है जहाँ पर उसे सब कुछ उसे फिर से सिखाना होगा, वो भी नए सिरे से। तो जिया ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर साओ को यान के कोर्ट से वो डाइवोर्स पेपर मिल जाता है। तो साओ ये सब देखकर रोने लगती है और उसे लगता है कि यान भी उससे बहुत प्यार करता था और उसने उसके साथ रहने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। तो साओ ये सब देखकर खूब रोने लगती है। आगे सारे लोग यान से मिलने के लिए आते हैं, पर यान किसी को भी नहीं पहचानता
तो सब यान के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि तभी वहाँ पर साओ आती है। तो यान जैसे ही साओ को देखता है उसे इग्नोर करता है। तो साओ को यान का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि यान अब ठीक है और उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। तो साओ जाने लगती है। तो जिया कहती है कम से कम खाना खाकर तो जाओ। तो साओ कहती है ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे वो देखना होगा। और साओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जिया यान को डिस्चार्ज करके घर वापस लेकर आ जाती है। तो यान उस घर को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और उस घर में रहना नहीं चाहता। तो वो जिया से बार बार जिद करने लगता है कि वो उसे हॉस्पिटल दोबारा छोड़ दे। तो जिया यान को समझाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसे ऐसी जगहों पर रहना चाहिए जहाँ पर वो रहता था, ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सके। पर यान जिया की एक भी नहीं सुनता, उल्टा उस पर हमला कर देता है। तो रेन को अपनी भाभी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो यान पर ही भड़कने लगता है और कहता है भाभी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ सहा है और तुम भाभी को इस तरह ट्रीट कर रहे हो। तो यान रेन की बातों को सुनकर डर जाता है कि तभी बीच में जिया आ जाती है और रेन को कहती है प्लीज यान पर मत चिल्लाओ, उसे कुछ भी याद नहीं है इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है, वैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम शांत हो जाओ। तो रेन शांत हो जाता है। आगे यान उन लोगों को देखकर पूरी तरह डर जाता है और रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। तो जिया फिर भी हार नहीं मानती और वो यान के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और उससे धीरे धीरे दोस्ती करती है। तो यान भी जिया के साथ धीरे धीरे घुल मिलने लगता है। आगे जिया यान को वो हर जगह लेकर जाती है जहाँ पर यान की यादें जुड़ी होती है, पर यान को कुछ भी याद नहीं आता। तो जिया कहती है मायूस मत हो, आज न कल तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो यान जिया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखकर और उसे हमेशा हंसते खेलते देखकर बहुत ही खुश होता है और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। आगे जिया यान को कहती है क्या तुम अपने ऑफिस जाना चाहोगे। तो यान कहता है हाँ मैं जाना चाहूंगा। आगे यान ऑफिस जाता है कि तभी वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और यान से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो इतने दिन तक कहाँ था और वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा था। तो जिया उन सारे रिपोर्टर्स को रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रोक पाती, उल्टा वो नीचे गिर जाती है। कि तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और वो जिया की हेल्प करता है और जैन यान और जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे जैन जिया पर बहुत ही गुस्सा करता है कि अभी यान की तबीयत ठीक नहीं है और जबकि उसे पता है कि इतने सारे रिपोर्टर्स यान के पीछे पड़े हैं तो वो यान को ऑफिस क्यों लेकर आई। तो जिया कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन यान का बहुत मन था ऑफिस देखने का, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई। तो जैन कहता है तुम्हें भी पता है कि यान को कुछ भी याद नहीं है, अगर ये बात पूरे न्यूज चैनल को पता चल गई तो तुम्हें पता है इसका कितना बुरा असर पड़ेगा ऑफिस पर, क्या तुम में इतनी सी भी अकल नहीं है। और जैन जिया को डांटने लगता है। तो यान कहता है मेरी वाइफ को डांटना बंद करो, उसकी कोई गलती नहीं है। और यान पहली बार जिया के लिए स्टैंड लेता है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। तो जैन जिया से माफी भी मांगता है। आगे जिया यान को उसका पूरा ऑफिस दिखाती है। तो जैन जिया को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जैन जिया को लेकर चला जाता है। आगे जैन जिया को बताता है कि ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और सारे शेयर होल्डर्स यान को चेयरमैन की पोस्ट से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर यान ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया तो सब उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटा देंगे। तो जिया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और जैन को कहती है प्लीज कुछ करो, यान ने बहुत ही मेहनत से ये ऑफिस खड़ा किया है, अगर इस ऑफिस को कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम यान की जगह ले लो, जब तक यान ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यान की जगह ले लो और उसके बदले सारे शेयर होल्डर्स को संभालो। अगर तुम यान की जगह ले लोगी तो सारे शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह यान का ऑफिस भी बच जाएगा। तो जिया जैसे ये सब सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कहती है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे ऑफिस के काम नहीं आते, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम किसी और को हायर कर लो। तो जैन कहता है ये काम तो तुम्हें ही करना होगा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम अपने पति की पूरी मेहनत बर्बाद करना चाहती हो या उसे आबाद करना चाहती हो, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऑफिस का सारा काम सिखा दूंगा। तो बेचारी जिया करना तो नहीं चाहती पर जैन उसे पूरी तरह कन्विंस कर लेता है। तो बेचारी जिया को हामी भरनी पड़ती है। तो जैन कहता है जब तुम ये काम करने के लिए तैयार हो ही गई हो तो तुम्हें मेरी कुछ बातें याद रखनी होगी, तुम्हें ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी कि जैन की याददाश्त जा चुकी है, खासकर उस सन से। तो जिया कहती है सन से क्यों, सन तो यान को अपना बड़ा भाई मानता है और यान भी सन को अपना भाई मानता है, उससे हमें ये बात छुपाने की क्या जरूरत है। तो जैन कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो और ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि यान की हालत अभी बहुत खराब है और वो ऑफिस नहीं संभाल सकता। अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो यान का पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो जिया कहती है ठीक है मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी।
तो जैन कहता है और दूसरी बात, तुम्हें ऑफिस का सारा काम सीखना होगा। ये लो कुछ फाइल, इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे अच्छे से याद कर लेना। 2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग है और तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना है ताकि किसी को भी कोई शक न हो कि यान की हालत खराब है, समझी? तो जिया कहती है ठीक है। आगे साओ भी यान को ऑफिस में देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उससे बात करने के लिए जाती है और साओ यान से पास्ट की बातें करती है, वो भी पहेलियों में, पर यान को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर सन यान से मिलता है तो यान सन से बहुत ही फ्रेंडली होकर बात करता है। तो सन को ये सब बहुत ही अजीब लगता है, पर उसे ये बात पता नहीं चलती कि यान की याददाश्त जा चुकी है कि तभी वहाँ पर जैन और जिया आ जाते हैं और सन को यान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और जिया यान को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे जिया यान को मई मई के स्टोर लेकर जाती है तो मई मई जिया को कहती है तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब यान ठीक था तब उसने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और तुम हमेशा उसके साथ के लिए तरसती रहती थी, लेकिन अब यान अपनी याददाश्त पूरी तरह भूल गया है और उसकी याददाश्त कब वापस आएगी ये कह नहीं सकते। तो क्यों ना तुम यान के साथ फिर से नई यादें बनाओ, तुम दोनों एक दूसरे को फिर से जानो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करो। तो जिया कहती है क्या ये यान के साथ गलत नहीं होगा अगर यान की याददाश्त वापस आ गई और उसे जब ये सब याद आएगा कि मैंने उसे कितने झूठ बोले हैं तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। तो मई मई कहती है तुम उससे कौन सा बड़ा वाला झूठ बोल रही हो, तुम तो उसके साथ रहने की कोशिश कर रही हो ना और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही हो, तो इसमें गलत ही क्या है? वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो और तुम्हारे पास यही मौका है यान के करीब जाने का। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। जब यान अपने होशो हवास में था उसने कभी भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन अब यान सब कुछ भूल गया है और उसके पास अभी कोई काम भी नहीं है, तो तुम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हो और अपने रिश्ते को सुधार सकती हो। इसलिए मेरी प्यारी दोस्त इस मौके का फायदा उठाओ और यान के करीब जाने की कोशिश करो। तो जिया मई मई की बातें सुनकर स्माइल करती है। इधर मई मई का हस्बैंड यान को एक अच्छे पति होने के टिप्स बताता है कि वो अपनी वाइफ को कैसे खुश रख सकता है और वो कैसे अपनी शादीशुदा जिंदगी को आराम से जी सकता है। आगे जिया मई मई के कहने अनुसार वो यान के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है और उसके साथ पहली बार डेट पर जाती है, क्योंकि जब यान अपने होशो हवास में था तो उसने कभी भी जिया के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं किया जैसा एक कपल एक दूसरे के साथ करते हैं, और ना ही यान ने कभी भी जिया को डेट पर लेकर गया था। तो जिया इसी मौके का फायदा उठाती है और यान के साथ एक अच्छा डेट स्पेंड करती है और वो दोनों साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं और यान जिया के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होता है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आगे जिया और यान भीगते हुए घर जाते हैं तो साओ जैसे ही उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखती है बेचारी तो जल के भून जाती है और उन लोगों से पूछती है कि वो लोग इतनी मस्ती करके कहाँ से आए हैं। तो वो दोनों साओ को बताते हैं कि वो दोनों डेट पर गए थे और उसके आगे जो भी हुआ वो उनका एक सीक्रेट है। तो साओ जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखती है बेचारी को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो यान को कहती है तुम ज्यादा भीग गए हो, जाओ तुम चेंज कर लो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो यान कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी, जिया मेरी हेल्प कर देगी। और जिया और यान वहां से चले जाते हैं तो साओ को बहुत ही गुस्सा आता है और रेन ये सब नोटिस कर रहा होता है कि साओ का कोई ना कोई झमेला जरूर है यान को लेकर। आगे जिया यान को तैयार करके डिनर टेबल पर लाती है और वो साओ को कहती है तुम इसे डिनर करवाओ, मैं चेंज करके आती हूँ, और जिया वहाँ से चली जाती है। तो साओ इसी मौके का फायदा उठाती है और वो यान के करीब जाने की कोशिश करती है, पर यान को समझ में नहीं आता आखिरकार साओ उससे क्या बातें कर रही है, क्योंकि यान साओ को सिर्फ जिया का दोस्त मानता है। इसके अलावा यान के अंदर साओ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती और साओ को यही बात बहुत ही खाई जा रही होती है कि यान को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है कि तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और साओ के सारे मंसूबे पर पानी फिर देता है। आगे जिया उन सारे फाइल्स को पढ़ रही होती है पर उसके भेजे में कुछ भी घुस नहीं रहा होता है, तो बेचारी बहुत ही परेशान होती है कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है। तो जिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम रेन के पास नहीं सो रहे? तो यान कहता है क्या मैं यहाँ पर सो जाऊँ, क्योंकि रेन मुझे अपने साथ सोने नहीं दे रहा क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है ना। तो जिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है ये रूम तुम्हारा है और मैं तुम्हें अपने पास सोने के लिए इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम मेरे पास सोओगे तो तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, इसलिए मैं तुम्हें रेन के पास सोने के लिए दे रही थी। अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो तो सो सकते हो।
तो यान ये सब सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ पर सोने के लिए चला जाता है। आगे जिया ऑफिस के कामों में बहुत ही बिजी हो जाती है और बेचारा यान बोर हो रहा होता है, तो वो जिया से बात करने के नए नए बहाने ढूंढता है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे पास्ट की बातें याद आती है। जब यान काम में बिजी रहा करता था तो जिया भी बात करने के नए नए बहाने ढूंढती थी, पर यान उसे कभी भी टाइम नहीं देता था। तो जिया इस मौके का फायदा उठाती है और अपना सारा काम धंधा छोड़कर यान के साथ टाइम स्पेंड करती है और दोनों एक साथ बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। इधर साओ उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है तो उसे बहुत ही जलन हो रही होती है कि तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और साओ को देख लेता है। तो वो साओ को कहता है, तुम मेरे भैया भाभी के रूम के बाहर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि कपल्स के बाहर ताका झाकी नहीं करते? और रैन उल्टा उसे ही सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो साओ को बहुत ही गुस्सा आता है और साओ गुस्से से अपनी और यान की फोटो जिया और यान के वेडिंग फोटो पर चिपका देती है, क्योंकि साओ को लगता है कि ये हक उसका है, ना कि जिया का। अगली सुबह जिया ऑफिस जा रही होती है तो वो रैन को कहती है, क्या तुम आज अपने भाई का ख्याल रख लोगे, क्योंकि आज मुझे ऑफिस में काम है। तो रैन कहता है, मुझे भी बाहर जाना है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर साओ आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, मैं यान का ख्याल रख लूंगी, तुम ऑफिस जाओ। तो जिया निश्चिंत होकर ऑफिस जाने लगती है। तो यान जिया को कहता है, प्लीज जल्दी घर आना। तो जिया कहती है, ठीक है। तो साओ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आगे साओ यान का ख्याल रखती है और उसे पास्ट की बातें याद दिलवाने की कोशिश करती है, पर यान को कुछ भी याद नहीं आता। आगे साओ यान को कहती है, मैंने एक डॉक्टर से बात की है और वो डॉक्टर बहुत ही जाने माने हैं, अगर एक बार तुम मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवा लो तो शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। तो यान कहता है, ये डिपार्टमेंट तो जिया का है ना, वो मुझे जो कहेगी मैं वही करूँगा। तो साओ कहती है, इसमें जिया से पूछने वाली क्या बात है, एक बार तुम मुझ पर भरोसा तो करो, वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। कि तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और वो कहता है, मेरे भाई के मामले में कोई भी फैसला भाभी ही कर सकती है और भाभी ने ऑलरेडी ही भाई का डॉक्टर चुन लिया है और उनसे भाई का इलाज भी हो रहा है, तो तुम डॉक्टर बदलना क्यों चाहती हो? और वैसे भी ये सब फैसले लेने का हक मेरी भाभी को है, ना कि तुम्हें। तुम मेरी भाभी नहीं हो, इसलिए मेरे भाई के मामले में बोलने का हक तुम्हें नहीं है। तुम एक बाहर वाली हो तो बाहर वाले की ही तरह रहो, समझी? तो साओ को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं यान की क्या हूँ वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। और साओ ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है।